नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिर में रुमाना इसार खान। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार बताएंगे, एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने किया बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान। सिर्फ सीमांचल में लड़ेंगे चुनाव, किसी से तालमेल नहीं। हमारे साथ होंगे ब्रजेश राजपूत के साथ देखेंगे मध्य प्रदेश के झाबुआ में सिलेंडर में धमाके से 85 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। मरने वालों में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमें बताएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को बड़ा झटका। बिना योग्यता परीक्षा पास भर्ती किए गए 2.25 लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द कर दी गई। हमारे साथ होंगे गौरव श्रीवास्तव बताएंगे, डेंगू से 8 साल के बेटे की मौत के बाद दिल्ली के लाडोसराय में माता पिता ने खुदकुशी की। बेड नहीं होने की वजह से बड़े अस्पतालों ने नहीं की थी बेटे की भर्ती। सरकार ने दिए जांच के आदेश। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। एआईएमआईएम बिहार विधानसभा का लड़ेगी चुनाव। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार के सीमांचल इलाके में चुनाव लड़ेगी। हालांकि ओवैसी ने यह नहीं बताया कि उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारा ये मुतालबा होगा जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला कि बिहार असेंबली में और पार्लियामेंट में सीमांचल के इंसाफ के लिए आर्टिकल 371 के तहत एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। ये एमआईएम पार्टी का फैसला है। बिहार की 243 सीटों में से 50 ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी की नजर इन मतदाताओं पर होगी। जानकारों के मुताबिक ओवैसी की पार्टी के बिहार में चुनाव लड़ने से आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ओवैसी के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं, जबकि इसका सीधा फायदा बीजेपी गठबंधन को हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार में चुनाव लड़ने पर कांग्रेस ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, अमित शाह का काम कर रहे हैं ओवैसी। बीजेपी ने कहा, बिहार में ओवैसी की फिरका परस्ती नहीं चलेगी। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से उनके बारे में खबरें आ रही हैं, ये बात संदेह हो रहा है कि ये कौन उनके लिए तय कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अमित शाह जी ने मिलके ये बात तय कर ली हो कि कहाँ कहाँ हम लड़ेंगे, कहाँ कहाँ आप बीजेपी का फायदा उठा सकते हैं। एमआईएम को करारी टक्कर हम देंगे और सीमांचल की सब सीट हम जीतेंगे। एमआईएम अगर बिहार के वातावरण में सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती घोलना चाहती है, उसकी हर कोशिश को भारतीय जनता पार्टी नाकाम कर देगी और हम लोग बिहार के अंदर चुनाव जीत कर दिखाएंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार के सीमांचल इलाके में चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए गठबंधन के घटकों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। इसका औपचारिक ऐलान अब से थोड़ी देर बाद किया जाएगा। ये तस्वीरें कल देर रात की हैं। बिहार में सीटों पर समझौते के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान एक दूसरे को मिठाई खिलाते दिखे। सीटों के बंटवारे को लेकर शुक्रवार को अमित शाह के घर बैठक हुई, जिसमें सीटों पर अंतिम फैसला किया गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 162 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपी को 41, कुशवाहा को 25 और मांझी की पार्टी को 20 सीटें मिली हैं। हालांकि एक फॉर्मूला ये भी है कि मांझी की पार्टी को 15 सीटें दी जाए और उसके 5 विधायक बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ें। अगर ऐसा फॉर्मूला सामने आता है तो बीजेपी के अपने 157 उम्मीदवार होंगे, जबकि 5 उम्मीदवार मांझी की पार्टी से होंगे। एलजेपी के नेताओं का खुद कहना है कि अभी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जेडीयू नेता राजीव रंजन जी। सर, खुद जेडीयू के नेताओं का कहना है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल आज अनाउंस हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा एनडीए की तरफ से। कोशिश है कि सब कुछ सामान्य दिखे, वो प्रयास हो रहा है एनडीए के नेताओं की ओर से। लेकिन जिस तरह से रामविलास पासवान जी के तेवर तल्ख हैं और सीटों को लेकर के अभी भी उनकी बात नहीं बन पाई है, तो मुझे लगता है कि गांठ अभी बाकी है।
एक मंच पर दिखेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। बिहार के चंपारण में एक सद्भावना कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव 19 सितंबर को बिहार के चंपारण में अंबेडकर सद्भावना कार्यक्रम में एक मंच पर नजर आएंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। हालांकि यह सद्भावना कार्यक्रम चुनावी सभा नहीं होगी। गौरतलब है कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सजा मिल चुकी है और राहुल गांधी ने यूपीए के शासनकाल में दागियों को बचाने वाले अध्यादेश को मीडिया के सामने ही फाड़कर फेंक दिया था। राहुल गांधी के लालू यादव के साथ मंच साझा करने की मजबूरी, साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। बिहार विधानसभा चुनाव जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपने वीवीआईपी स्टेटस पर उठाया सवाल। फेसबुक पर पूछा, एयरपोर्ट पर वीवीआईपी लिस्ट से उनका नाम क्यों नहीं हटाया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर लिखा है कि संबंधित अधिकारियों को समझना होगा कि मैं वीवीआईपी या वीआईपी नहीं हूं। मुझे भारतीय नागरिक होने पर गर्व है। मैंने कई बार कहा कि मेरा नाम वीआईपी लिस्ट से हटा दें। क्या मुझे हर एयरपोर्ट पर जाकर अपना नाम मिटाने की खुद जरूरत है, या फिर ये बड़े स्तर पर मेरी छवि खराब करने की कोशिश है? मैं एक साधारण नागरिक हूं, इसीलिए मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करिए, या फिर सभी भारतीय नागरिकों का नाम आप वीवीआईपी लिस्ट में लिख दीजिए। रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा कि उन्हें किसी विशेषाधिकार की जरूरत नहीं है और न ही उन्होंने इसे कभी इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्रालय पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग यानी एनसीपीसीआर के खाली पड़े पदों को न भरने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने इस मसले पर गेंद प्रधानमंत्री कार्यालय के पाले में डालने की कोशिश की। एनसीपीसीआर में अध्यक्ष और 6 सदस्यों की नियुक्ति न करने के लिए पिछली कई सुनवाइयों से सुप्रीम कोर्ट की सोशल जस्टिस बेंच की फटकार खा रहे मंत्रालय ने कहा कि नियुक्ति की फाइल पीएमओ के पास लंबित होने की वजह से इस पर काम नहीं हो सका है। लेकिन मंत्रालय ने कोर्ट में जो सफाई दी उसका कोर्ट पर कोई असर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप हमारे सामने पीएमओ का नाम न लें। हमें इतना पता है कि 3 बार आदेश देने के बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ है, इसलिए आप पर एक बार फिर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की सोशल जस्टिस बेंच इससे पहले भी एनसीपीसीआर के खाली पदों को न भरने के लिए महिला और बाल कल्याण मंत्रालय पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा चुकी है। तो देश में नई सरकार आने के बाद लोगों की उम्मीद बंधी थी कि सरकारी कामकाज में सुधार होगा, लेकिन हालात पहले की सरकारों जैसे ही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की, जहां एबीवीपी का कब्जा इस साल भी बरकरार रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी का एक बार फिर से कब्जा हो गया है। एबीवीपी ने चारों पदों पर लगातार दूसरे साल अपनी जीत का झंडा फहरा दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे ही नतीजों का ऐलान हुआ, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की 4 सीटों में अध्यक्ष की कुर्सी पर एबीवीपी के सत्येंद्र अवाना, उपाध्यक्ष की कुर्सी पर एबीवीपी के सन्नी डेढ़ा, सचिव पद पर एबीवीपी की अंजलि राणा और संयुक्त सचिव के पद पर एबीवीपी के ही छत्रपाल यादव ने बाजी मारी है। दूसरे चुनावों में कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई दूसरे नंबर पर रहा, जबकि पहली बार चुनावों में उतरे आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन सीवाईएसएस तीसरे नंबर पर रहा। भोपाल से करीब 325 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के झाबुआ में जिलेटिन की छड़ों से भड़की आग से बड़ी तबाही हुई है। हादसे में 85 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, 42 लोग घायल हैं। झाबुआ में बस स्टैंड के पास की ये इमारत आज सुबह हुए धमाके में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसके नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए 8 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। शाम 4 बजे के करीब राहत का काम पूरा हो पाया। अब तक 85 शवों को निकाला गया है, जिसमें 63 लोगों की पहचान भी कर ली गई। आज सुबह 8 बजे के करीब बस स्टैंड के पास एक दुकान में जिलेटिन की छड़ों में आग लगने से ये धमाका हुआ। जिलेटिन की छड़ें एक खेती का सामान बेचने वाली दुकान में रखी थी। इनका इस्तेमाल खेती के लिए कुआं खोदने के लिए किया जाता है। धमाके से बस स्टैंड के पास से गुजर रहे लोग इसकी चपेट में आए। बगल के रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता कर रहे लोग भी इसकी चपेट में आ गए। रेस्टोरेंट में रखे
2 एक सिलेंडर भी फट गए। इन धमाकों से रेस्टोरेंट की इमारत ढह गई, जिससे इतनी बड़ी तादाद में जानमाल का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हालांकि इस हादसे के पीछे झाबुआ प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। इतने भीड़भाड़ वाले रिहायशी इलाके में जिलेटिन जैसे खतरनाक विस्फोटक कैसे रखे थे? राजधानी दिल्ली के लाडो सराय इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर अपने एक 8 साल के बच्चे की डेंगू से मौत होने के बाद उसके माता पिता ने छत से कूदकर जान दे दी। उड़ीसा के रहने वाला यह दंपत्ति लक्ष्मी चंद और बबीता तकरीबन 2 महीने से अपने 8 साल के बेटे के साथ यहाँ रह रहे थे। कुछ दिन पहले ही उनके बेटे को डेंगू हो गया, जिसके बाद वो कई सारे अस्पतालों में दक्षिणी दिल्ली के गए, लेकिन वहाँ बेड जगह न मिलने की वजह से उसे काफ़ी देर बाद एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सका। उसके बाद वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। दोनों पति पत्नी ये बता के घर से निकले कि वो घूमने जा रहे हैं। तकरीबन काफ़ी देर तक ना आने के बाद उनके पिता को शक हुआ। उसकी खोजबीन के बाद दोनों लाश है वो यहाँ पर मिली। वहाँ से एक सुसाइड नोट भी मिला एक पेज का, जहाँ पर उन्होंने लिख रखा है कि अपने बेटे के दुख में वो जान दे रहे हैं। दिल्ली में डेंगू से मौत के बाद मां बाप की खुदकुशी का मामला सामने आने के बाद सरकार की नींद खुली है। केंद्र सरकार ने इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर बच्चे को भर्ती करने से अस्पताल ने मना क्यों किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को इस बात की जांच करने के आदेश दिए हैं कि डेंगू के मरीज बच्चे को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराया गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले दिल्ली में ही इस साल 5 सितंबर तक डेंगू के 1259 मरीज आ चुके हैं। इस महीने के एक हफ्ते में डेंगू के 428 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली ही नहीं, आसपास के शहरों नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी डेंगू तेजी से फैला हुआ है और अस्पताल डेंगू के मरीजों से पटे पड़े हुए हैं। गुड़गांव में 178 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 200 संदिग्ध डेंगू के मामले हैं। केंद्र सरकार ने जांच के आदेश भले ही दे दिए हैं, लेकिन हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। डेंगू से निपटने के लिए न तो अस्पताल तैयार है और न ही सरकार। मुस्लिमों का सबसे बड़े धार्मिक शहर मक्का में कल हुए क्रेन हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। मरने वालों में 2 भारतीय भी शामिल हैं। मक्का की मुख्य मस्जिद में जिस समय हादसा हुआ उस वक्त मस्जिद में मगरिब की नमाज की तैयारी हो रही थी। हज की वजह से जुटे थे हजारों श्रद्धालु। तेज आंधी आने की वजह से मरम्मत के काम में लगी भारी भरकम क्रेन मस्जिद में गिर गई। बताया जा रहा है कि मुख्य मस्जिद की मरम्मत का काम 2011 से चल रहा था। हादसे के वक्त की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्रेन गिरते ही मस्जिद में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 107 के करीब लोगों के मरने की खबर है, जिनमें 2 भारतीय हैं। 15 भारतीय हादसे में घायल भी हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने भी 2 भारतीयों की मौत की पुष्टि कर दी है। सिकंदराबाद से मुंबई जा रही दुरंतो एक्सप्रेस की 9 बोगियां मरतूर स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत और कुछ लोग घायल हुए हैं। हादसा हैदराबाद से करीब 225 किलोमीटर दूर हुआ है। हादसे का शिकार हुई दुरंतो एक्सप्रेस रात करीब 11 बजे सिकंदराबाद से चली थी और देर रात 2:30 के करीब मरतूर स्टेशन के पास यह हादसा हो गया, जब दुरंतो एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में हैदराबाद की रहने वाली 2 महिलाओं पुष्पलता और ज्योति की मौत की पुष्टि की गई है। हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें कलबुर्गी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक में हुए इस ट्रेन हादसे की वजह से इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की अखिलेश सरकार को दिया बड़ा झटका। शिक्षा मित्र से असिस्टेंट टीचर बनाए गए 2.25 लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को किया रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज शिक्षा मित्र से असिस्टेंट टीचर बनाए गए 2.25 लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। टीईटी की परीक्षा पास किए बिना ही शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने के अखिलेश सरकार के फैसले के खिलाफ टीईटी पास छात्र कोर्ट चले गए थे। छात्रों ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को एनसीटीई के नियमों के खिलाफ बताया था। एनसीटीई के 2010 के गाइडलाइन के मुताबिक देश के किसी भी राज्य में प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आवेदक को टीईटी पास करना जरूरी है, जबकि यूपी सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग देकर उन्हें नियुक्त किया गया है। सरकार के हलफनामे के मुताबिक करीब 1.25 लाख शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग पूरी कराकर उन्हें बतौर शिक्षक कार्यभार ग्रहण कराया जा चुका है, जबकि बाकी की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही थी। लेकिन कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को सही नहीं माना और असिस्टेंट टीचर बनाए गए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। अब कोर्ट के फैसले के बाद इन 2.25 लाख शिक्षा मित्रों के भविष्य पर संकट मंडरा गया है।
लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने रचा इतिहास, यूएस ओपन में मिक्स डबल्स का खिताब अपने नाम किया। भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने यूएस ओपन का मिश्रित युगल वर्ग का फाइनल जीत लिया है। फाइनल में लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने अमेरिका के बेथनी मैटक-सैंस और सैम क्वेरे की जोड़ी को 6-4, 3-6, 10-7 से हराया। साल 1969 के बाद ये पहला मौका है जब मिश्रित युगल वर्ग में किसी जोड़ी ने एक ही साल में 3 ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। लिएंडर पेस का ये 17वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। खास बात यह है कि महिला वर्ग के युगल मुकाबले में सानिया मिर्जा की जोड़ीदार भी मार्टिना हिंगिस ही है। अब सानिया और हिंगिस कल ऑस्ट्रेलिया की कैसी डेलाक्वा और कजाकिस्तान की शेवडोवा के खिलाफ फाइनल मैच खेलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस को यूएस ओपन जीतने पर बधाई दी है।